हम्म। नमस्कार साथियों, मैं पंकज पाठक आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। ये सेशन हमने 2024 में आए हुए जो CHSL में ईडियम और फ्रेजेस हैं उनके लिए रखा हुआ है। तो हम देखेंगे कि 2024 में जितने भी ईडियम फ्रेजेस आए हुए हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, और क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है कौन कौन से ईडियम्स पूछे गए, यानी मुहावरे पूछे गए आपसे, फ्रेजेस पूछे गए। ये सारी बातें हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इन चीज़ों को सीखिए और 2025 के एग्ज़ाम में आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। क्योंकि हमें यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पकड़ है, हमें अंदाजा है कि पेपर के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो हम एक अच्छा स्टेट अच्छी अवस्था में पहुंच जाएंगे और सारी चीज़ों को कर पाएंगे। चलिए तो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं और पढ़ते हैं CHSL में आए हुए 2024 में इडियम्स को। आ जाइए सभी लोग और देखिए हमारे साथ। अच्छा, जितने लोग हमें देख रहे हैं, जब भी आप हमारा ये वीडियो देखें तो प्रत्येक इडियम्स के साथ आप कमेंट में लिख दिया करें, जिससे क्या होगा, कमेंट में लिखने पर आपको वो याद होगा कि उसका जो मीनिंग होगा कैसा होगा। डिटेल में देखेंगे इडियम्स को, आइए हमारे साथ। चलिए देखिए, मेरा नाम पंकज पाठक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, और मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं। बच्चे, ये जो सेशन मैंने आज रखा है, देखिए, आप जानते हैं कि जब कोई पेपर बनाता है तो पेपर बनाने के लिए उसके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं। तो मैं आपको बड़े क्लियर करना चाहूंगा, यदि एग्जाम का सिलेबस बनेगा, एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो इसके 3 सेक्शन होंगे। एक होगा ग्रामर का, दूसरा होगा वोकैब का, और तीसरा होगा कंप्रीहेंशन का। किसका? कंप्रीहेंशन का। ठीक है, 3 सेक्शन है। आप ध्यान से देखेंगे, ग्रामर में आपको मोस्टली मैं सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। आप देखेंगे हमारे सेशन अभी टेंस कंप्लीट किया है, अभी वर्ब चल रहा है शुभारंभ बैच में जो 2025 के लिए है। 5 महीने का सिलेबस रहेगा, उसमें फ्री है, सारे बैचेस फ्री चल रहे हैं अभी, जिसमें 2025 में बच्चों को सिलेक्शन दिला पाए। वोकैब का मतलब है, यहाँ पे मीनिंग सेक्शन पूछेगा। मीनिंग में आपसे पूछा जाएगा, सिनोनिम पूछा जाएगा, एंटोनिम पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? एंटोनिम पूछा जाएगा। और इसी के अंतर्गत आपसे इडियम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत आपसे फ्रेजेस पूछे जाते हैं, याद रखना होगा। इसी के अंतर्गत वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं। रही बात इसमें, तो एक ग्रामर का एक पोर्शन होता है जिसमें आपसे क्या क्या पूछ सकता है, वो आपसे पूछेगा। ग्रामर के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेगा, फिर टेंस भी पूछेगा, वॉइस भी पूछेगा, नरेशन पूछेगा। ये ऑल आर ग्रामर पार्ट। क्लॉज भी पूछेगा। इन सबको मैं पढ़ा रहा हूं, आप हमारे बैच को
देख सकते हैं, सारी चीजें बिल्कुल फ्री हैं। अच्छा, कंप्रीहेंशन के अंतर्गत वो आपसे पैसेज पूछता है। क्या पूछता है? पैसेज। क्लोज टेस्ट पूछेगा। क्या पूछेगा? क्लोज टेस्ट पूछेगा। और आपसे पैराजंबल पूछेगा। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि क्या क्या आपसे पूछ सकता है और आपको किस लेवल की तैयारी करनी होगी। तो ये चीजें पूछेगा। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं पेपर के अंतर्गत आए हुए, खासकर 2024 में जो इडियम्स और फ्रेजेस पूछे गए थे 2024 में। किसमें पूछे गए? CHSL। CHSL मतलब SSC के अंतर्गत होने वाली एक परीक्षा। 2024 में CHSL के अंतर्गत पूछे गए सभी मुहावरे और वाक्यांश, इनको हम एक स्तर पर समझेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। वैसे भी मैंने आपको ये सिलेबस बता दिया जो आपके एग्जाम का सिलेबस है। सभी एग्जाम को कवर करते हुए ये इस सिलेबस को हमें सीखना है। चलिए तो आगे बढ़ाता हूं सेशन को, और आप सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलिए तो आते हैं अगले सेशन में, अगले स्लाइड पर चलेंगे। आप सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहां पे ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से, जिससे आप सारी चीज़ों को क्लियरली समझ पाएं क्या सिलेबस है, किस तरीके की तैयारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए जरा, फर्स्ट पहला इडियम्स है, आप देख पा रहे होंगे काफी बढ़िया तरीके से उसने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है? फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब देखो क्या लिखा है। फिश आउट ऑफ वाटर मीनिंग क्या है? द फ्रेज फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स समवन हु इज अनकंफर्टेबल, जो व्यक्ति अनकंफर्टेबल है, आउट ऑफ प्लेस इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। एक सिचुएशन में वो क्या है? ऐसा व्यक्ति है, एक सिचुएशन में असहज महसूस कर रहा है, अनकंफर्टेबल है, अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। यानी मछली को पानी से यदि हम बाहर निकाल दें, तो स्वाभाविक सी बात है, आपने एक कहानी एक बचपन में सुना होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है, ऐसा सुना होगा ना। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर पानी से बाहर निकालो मर जाएगी। बस वही कहानी यहां पे आ रही है। क्या कह रहा है? फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब ये मछली के लिए अनकंफर्टेबल स्टेट है। तो इसका मतलब क्या है? ये किसी व्यक्ति से संबंधित हम यूज कर सकते हैं इसका प्रयोग। फिश आउट ऑफ वाटर के लिए एक शब्द में यदि मैं बताऊं, तो एक शब्द के लिए आप बेहतर तरीके से आप लिखेंगे ट्रबल। क्या लिखेंगे? ट्रबल। और ट्रबल का मतलब होगा दिस इज, इसको बोलेंगे परेशानी। ट्रबल का मतलब होगा परेशानी, जिसको बोलते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब होगा ट्रबल, और ट्रबल का मतलब होता है परेशानी। ये सारी बातें उसी के लिए हैं। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट द न्यू जॉब। वो कह रहा है नई जॉब में उसने कैसा महसूस किया? उसने ऐसा महसूस किया जैसे, कैसा महसूस किया? यानी वह नई नौकरी में मछली की तरह असहज महसूस कर रहा था। कहने का मतलब है, नई जॉब में जब उसने कैसा महसूस किया? एक परेशानी महसूस की। एक्सप्लेनेशन, फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थिति में असहज यानी अनकंफर्टेबल हो, ठीक है, अस्थानिक हो, ऐसा महसूस करे, यानी अच्छा ना लगे, अनकंफर्टेबल हो, आउट ऑफ प्लेस हो, सिचुएशन ठीक नहीं हो, उसको बोलते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। याद रखेंगे। ठीक है, रटने का काम नहीं है, समझो आप फिश आउट ऑफ वाटर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अपना सिक्स सेंस यूज करें आप। चलिए आइए नेक्स्ट। हाँ, ज्यादा समझने की बात नहीं है, उतना ही समझना है। अगला देखो आप, लिखा वेल्स एंड विसल्स। वेल्स का मतलब घंटी है और विसल्स का मतलब सीटी है। तो कहना क्या चाह रहा है? इसका मतलब क्या है? मीनिंग कह रहा है द फ्रेज वेल्स एंड विसल्स रिफर्स टू एडिशनल फीचर्स और एक्स्ट्रास यूजुअली अननेसेसरी दैट एनहेंस समथिंग। कहने का मतलब अतिरिक्त विशेषताएं या सजावट जो अक्सर अनावश्यक होती हैं। उदाहरण के लिए, द न्यू कार हैज ऑल द बेल्स एंड विशेष, यानी नई कार में सभी अतिरिक्त विशेषताएं हैं। कहने का मतलब है कि अनावश्यक चीजों को शामिल करना, उसका मतलब यह है। ठीक है, मीनिंग में आ रहा है द फ्रेज, इसका एक मतलब लिखेंगे, वेल्स एंड विसल्स का मतलब एक शब्द में आप लिखेंगे अननेसेसरी। ठीक है, इसका एक मतलब लिखना आप
अननेसेसरी, अनावश्यक वस्तुएं, अननेसेसरी थिंग्स, ठीक है। यानी जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, जितने की आवश्यकता है उससे ज्यादा यदि कोई चीज प्रोवाइड की जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग वेल्स। वेल्स का मतलब वैसे घंटी से है, ठीक है। वेल का मतलब घंटी, विसिल मतलब सीटी से है। इसका मतलब है वैसे तो घंटी बोलते हैं वेल का, और इसको क्या बोलते हैं, विसिल मतलब बोलते हैं सीटी। क्या बोलते हैं, सीटी, ठीक है। तो सीटी और घंटी, तो ऐसा तो मतलब निकलना नहीं है। उदाहरण के लिए देखो आप, द न्यू कार हैज ऑल द वेल्स एंड विसल्स, यानी नई कार में सभी अतिरिक्त विशेषताएं हैं। अतिरिक्त, जो एक्स्ट्रा, आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा है जो चीजें, अननेसेसरी है, ठीक है, जिनकी आवश्यकता नहीं है। मीनिंग द फ्रेज वेल्स एंड विसल्स रिफर्स टू द एडिशनल फीचर्स और एक्स्ट्रा, यानी अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं, एक्स्ट्रा दिए गए, यूजुअली अननेसेसरी देन एनहांस समथिंग, सामान्यतः अनावश्यक है वो। आपने मोबाइल देखा होगा, आपने मोबाइल के सारे फीचर्स यूज नहीं किए होंगे। आपने अपना मोबाइल, बहुत सारे लोग मोबाइल्स का यूज कहां करते हैं, मोस्टली सोशल मीडिया में, फोटो निकालने में, वीडियो बनाने में, कॉल्स पर काम करते हैं। बहुत कम आप अपने फोन का यूज करते हैं। इसका मतलब यह है कि फोन में तो नई नई सेटिंग आ रही है, बहुत सारी सेटिंग होती है। आप अभी यदि अपने फोन के अंदर जाकर देखेंगे तो बहुत सारी सेटिंग्स आती हैं, बट क्या सारी सेटिंग आप यूज कर पाते हैं? करते ही नहीं है मोस्टली बच्चे, ठीक है। मोस्टली लोग नहीं करते हैं फोन का प्रयोग प्रॉपर तरीके से जैसा होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं वेल्स एंड विसल्स, यानी एडिशनल फीचर और एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे तो उसका यूज होगा, यूज नहीं हो रहा है तो अननेसेसरी है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ज्यादा उलझना नहीं, केवल वेल्स एंड विसल्स समझ गए ना आप। सेलिंग लाइट हॉट केक, देखो आप क्या लिखा है, सेलिंग लाइक हॉट केक्स। सेलिंग का मतलब, सेल का मतलब यहां बेचना है, ठीक है। तो सेलिंग लाइक हॉट केक्स, तो ये तो मुहावरा है भाई। मैंने आपसे कहा कि इसके तीसरे मीनिंग निकालना है। मीन्स समथिंग दैट इज सेलिंग वेरी क्विकली एंड लार्ज क्वांटिटीज। इसका मतलब किसी चीज को बहुत जल्दी बेच देना। एक्सप्लेनेशन, सेलिंग द हॉट केक्स का मतलब होता है बहुत तेजी से और बड़ी मात्रा में बिकना, किसी चीज को बहुत जल्दी और बहुत अधिक मात्रा में बेच देना। इसका मतलब होगा सेलिंग लाइक हॉट केक्स, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, सेलिंग इजिली इन लार्ज क्वांटिटी। देखो आप कहेंगे सेलिंग इजिली इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी बिक जाए। आपने देखा होगा आपके एरिया में या शहर में, आपने देखा होगा कुछ ना कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं, चाहे वो चाय की कोई दुकान हो या बड़ा पाव वाला कोई सेंटर हो, तो आपने देखा होगा वहां भीड़ लगी रहती है। भीड़ लगी रहने का मतलब, आपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे देखे होंगे लोग, जो जैसे उनके यहाँ जो चीज बनती है वो जल्दी बिक जाती है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी बिक रही है। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं सेलिंग लाइक हॉट केक्स। ये फ्रेज है एक, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसने कहा है सेलिंग वेरी क्विकली, बहुत जल्दी बिक जाए, एंड लार्ज क्वांटिटी में, बहुत बड़ी मात्रा में बिक जाए। मींस क्या है इसका मतलब, बहुत उदाहरण के लिए, द न्यू वीडियो गेम्स इज सेलिंग लाइक हॉटकेक, यानी नया वीडियो गेम बहुत तेजी से बिक रहा है। आप याद रखेंगे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जैसी मार्केट में आती हैं उनका प्रचलन बढ़ता है और धीरे धीरे वो बहुत जल्दी सेल हो जाती हैं। तो इसको बोलते हैं सेलिंग लाइक हॉट केक्स। याद रखेंगे आप, पेपर में आए हुए हैं बच्चे, ये सारे क्वेश्चन हमने CHSL से उठाए हैं। CHSL 2024 में आए हुए इडियम्स फ्रेजेस हैं, यानी मुहावरे और वाक्यांश। चलो क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, ज्यादा नहीं उलझना है किसी के साथ, थोड़ा थोड़ा समझो। देखो क्या लिखा है, हिट ब्लो द बेल्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताने के पहले मैं आपको महाभारत में ले चलता हूं। आपने महाभारत में कहानी सुनी होगी। महाभारत एक महाकाव्य है, उसमें आपने महाभारत के युद्ध को भी देखा भी होगा टेलीविजन में और सुना भी होगा। उसमें क्या बताया गया है कि दो पक्ष रहते हैं, ठीक है। एक पक्ष दुर्योधन वाला और एक पक्ष अर्जुन वाला, ठीक है। तो कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा है। युद्ध हो रहा है तो उसमें कुछ नियम बनाए जाते हैं, जैसे गदा युद्ध। गदा युद्ध मतलब गदा आप जानते होंगे, जो गदा चलाने के लिए सबसे फेमस है वो भीम को माना जाता है। और जो भीम है वो
आपने देखा होगा गदाधारी भीम सुना होगा आपने, और जो दुर्योधन में वो भी गदा चला लेते हैं। दोनों ही काफी गदा चलाने में काफी पॉपुलर हैं और काफी अच्छे से गदा चला, लेकिन गधे का जो गदा चलाने का सिस्टम है, एक हथियार है उस समय का, आपने देखा होगा हनुमान जी धारण करते हैं उस हथियार को। तो आपने देखा होगा उस हथियार को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे हैं। उसमें भी ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो हथियार का प्रयोग है वो कमर से नीचे वाले हिस्से में नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा कहा गया। जबकि भीम ने गदा का प्रयोग करते हुए दुर्योधन की जंघा तोड़ दी थी। तो आपको कहानी समझ में आई ना? हिट बिलो द बेल्ट यानी अनुचित तरीके से किसी को मारना। ठीक है, अनुचित तरीके से हिट बिलो द बेल्ट, ये वही कहानी है कि किसी की कमर के नीचे, चाहे पैर हो या कमर के नीचे, हम क्या नहीं करेंगे, किसी पर वार नहीं करेंगे। ये पहले के युद्ध का नियम होता था। आज ये फ्रेज बना हुआ है हिट बिलो द बेल्ट, इसका मतलब होता है अनुचित तरीके से किसी, सॉरी जस्ट अ मिनट, एक मिनट, अनफेयर यानी अनुचित तरीका अपनाना, अनएथिकल, इथिकल यानी नैतिक, अनैतिक तरीकों को अपनाना। ठीक है, इसका मतलब है अनैतिक तरीकों को अपनाना। हेड ब्लू द बेल्ट का मतलब होता है अनुचित या अनैतिक तरीके का काम करना, अनुचित या अनैतिक, इसी का मतलब है। हेड ब्लू द बेल्ट का मतलब होता है अनफेयर एक्ट यानी अनफेयर। ठीक है, अनफेयर का मतलब होता है अनुचित। क्या होता है? अनुचित कार्य। ठीक है, अनफेयर एक्ट का मतलब होता है अनुचित। अनफेयर एक्ट का मतलब क्या होता है? अनुचित। तो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है अनुचित कार्य। द फ्रेज हिट बिलो द बेल्ट मीन्स टू एक्ट अनफेयरली और यूज अनएथिकल मेथड यानी अनैतिक तरीका। अनफेयर मतलब कोई भी कार्य करो अनुचित तरीके से, एक्ट का मतलब होता है कार्य। ठीक है, और अनुचित तरीके से करेंगे आप तो अनफेयर होगा। अनएथिकल यानी अनैतिक होगा। क्या होगा? अनैतिक तरीके से किसी चीज का प्रयोग करना। तो हिट बिलो द बेल्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यू कैन ऑब्जर्व दिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं ना। वेयर द शू पिंचेस, देखो क्या लिखा है। मीनिंग बड़ा सिंपल होता है आप यदि समझेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा वो क्या 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 ये देखिए, जनरली यदि आप समझेंगे ना तो काफी आसान है। पिंचेस, पिंच का मतलब किसी चीज को चुभना। जैसे आपने देखा होगा जूते पहनेंगे तो आपने सुना होगा, जैसे आप अपने नंबर से छोटा जूता लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको जो साइज है जूते का 8 नंबर लगता है, और यदि आप 6 नंबर ले लेते हैं जूते का या 7 ले लेते हैं, तो अपनी साइज से आपने छोटा जूता ले लिया, फिर आपको वो पैर में चुभेगा। पैर में कहाँ कहाँ चुभेगा? कहाँ चुभेगा? मोस्टली आपने देखा होगा जो पैर का अंगूठा होता है, पैर की जो उंगली होती है, तो पैर में आपने पैर की उंगली को वैसे टो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टो बोला जाता है। तो पैर का जो अंगूठा है, पैर की जो उंगली है, वो कहीं ना कहीं परेशानी में रहेंगी और आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। जब अनकंफर्टेबल फील होगा तो यही चीज तो हम बता रहे हैं यहां पे। क्या कह रहा है वो? वेयर द शू पिंचेस यानी जूते कहां चुभ रहे हैं। वेयर द शू पिंचेस, स्पेलिंग देखेंगे, पिंच का मतलब चुभना। टू नो द मोस्ट पेनफुल, पेनफुल यानी सबसे ज्यादा दर्दकारी और प्रॉब्लमेटिक हिस्सा जो होता है, जो समस्याएं जिसमें होती हैं, उन सभी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं, सबसे ज्यादा पेनफुल है, उसकी बात कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी मतलब देखो, इसका मतलब होता है स्थिति का सबसे पीड़ादायक, यानी स्थिति का सबसे पीड़ादायक और समस्या वाला हिस्सा। तो पैर में आपने देखा होगा ना, पैर में मोस्टली जो पैर की उंगली हैं वो असहज रहती हैं। ठीक है, एड़ी भी कहीं कहीं असहज रहती है। ठीक है, एड़ी भी क्या रहती है? असहज
एक मिनट, थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम हो रही थी। तो देखिए, वेयर द शू पिंचेस, यानी जूते जो हैं वो कहां चुभते हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे, देखा आपने सुना होगा कि सभी व्यक्तियों की क्या होती है, कोई ना कोई एक समस्या होती है। ठीक है, सभी व्यक्तियों की कोई ना कोई एक समस्या होती है, और समस्या का साफ मतलब होता है, आपने कहा ना कि किसी व्यक्ति की जो मूल समस्या है उसकी बात हो रही है यहां पे। तो वो कह रहा है, यानी वह जानती है कि उसके व्यवसाय में समस्या कहां है, यानी हमें यह पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वो क्या है। तो हम लिखेंगे वेयर द शू पिंचेस। द फ्रेज वेयर द शू पिंचेस मींस टू नो द मोस्ट पेनफुल एंड प्रॉब्लमेटिक पार्ट ऑफ अ सिचुएशन। वेयर द शू पिंचेस का मतलब होता है सबसे पीड़ादायक स्थान, जहां पे आपको पीड़ा होती है। तो जैसे पैर के बारे में बात की ना मैंने, तो इसके लिए बोलेंगे मोस्ट पेनफुल पार्ट, सीधा एक शब्द में लिखेंगे, एक शब्द में आप सीधा लिखेंगे मोस्ट पेनफुल पार्ट, यानी सबसे पीड़ादायक हिस्सा, उसको बोलते हैं वेयर द शू पिंचेस। सबसे जो पीड़ादायक हिस्सा होता है उसको बोलते हैं वेयर द शू पिंचेस, जहां पे जूते चुभते हैं। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना। चलो तो चेंज करते हैं इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये तो बहुत पॉपुलर है और मुझे मोस्टली बच्चे जानते हैं। देखिए, जितने भी इडियम्स या फ्रेजेस आ रहे हैं वो रिपीटेड होते हैं, फेमस फेमस इडियम्स और फ्रेजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये लिखा रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब होता है मतलब समझना। ठीक है, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी छुपा हुआ जो मीनिंग होता है उसको समझना। ठीक है, किसी की बात में आपने देखा होगा कोई व्यक्ति ऐसी बातें करता है कि उसका मीनिंग कुछ और निकलता है, जैसे मुहावरा है तो उसका मीनिंग कुछ और निकलता है, वही बात ये कह रहा है। जैसे इधर पे एक एग्जाम्पल देखें, यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स टू अंडरस्टैंड हिज मैसेज। उसका मैसेज समझने के लिए तुम्हें रीड बिटवीन द लाइन्स कहने का मतलब, यू नीड टू रीड, तुम्हें पढ़ना होगा, लाइन्स के बीच का जो हिस्सा है उसको पढ़ना होगा, यानी उसके संदेश को समझने के लिए आपको छिपा हुआ मतलब समझना होगा। ठीक है, जो छिपा हुआ मतलब है, तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है छिपा हुआ मतलब, छिपा हुआ मतलब, कोई मतलब छुपा हुआ है उसको समझना है, तो छिपा हुआ मतलब, रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब है छिपा हुआ मतलब। तो छिपा हुआ मतलब समझना है तो हमें इसका मतलब वो कह रहा है रीड बिटवीन द लाइंस, लाइंस के बीच में जो भी है तो उसको कह रहे हैं रीड बिटवीन द लाइंस, यानी छिपा हुआ मतलब समझना। काफी पॉपुलर है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, और आसान है, देखो लिखा है ना रीड बिटवीन द लाइंस, लिखा हुआ है तो उसको समझना। वो कह रहा है ना हिडन मीनिंग समझना, किसी चीज का छिपा हुआ, हिडन का मतलब होता है, हाइड मतलब होता है छिपना, और ये है छिपा अर्थ, क्या है छिपा मतलब, छिपा अर्थ या छिपा मतलब इसको बोलते हैं। तो याद रखेंगे आप, समझेंगे, बाकी आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने एक शब्द में बता दिया, बहुत आसान है, उदाहरण लिख लिया करिए आप। ठीक है, अ पीस ऑफ केक मींस क्या है, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या है, अ पीस ऑफ केक का मतलब है, अ पीस ऑफ केक का मतलब है, आप देख पा रहे हैं, अ पीस ऑफ केक का मतलब है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, एक मिनट बता। तो अ पीस ऑफ केक का मतलब देखिए, अ पीस ऑफ केक मींस समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू, एक कोई चीज है जो कि बहुत आसान है, उसको कह रहा है ये। अ पीस ऑफ केक का मतलब है जो बहुत आसान है। ठीक है, ये सब देखिए जो इडियम फ्रेजेस हैं सब ये इंग्लिश के हैं, और इंग्लिश की यदि मैं बात करूं तो इंग्लिश का जो जहां से इंग्लिश की उत्पत्ति है, तो जैसे कि लैटिन है, ग्रीक है, या फिर ब्रिटिश है, तो वहां पे ऐसे बनाया गया। तो उनने सबसे आसान काम को कहा अ पीस ऑफ केक, यानी केक का एक छोटा टुकड़ा। तो हमने कहा अ पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का मतलब होता है सबसे आसान, वेरी इजी टू डू, किसी काम को बहुत आसान तरीके से करना। इसका मतलब है, देखो आप, मीन्स समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू, बहुत आसानी से करना। ठीक है, इसका मतलब है किसी
काम को आसानी से करना। ठीक है, बहुत आसानी से किसी काम को करना उसको बोलते हैं आप, फ्रेज होगा अ पीस ऑफ केक मीन्स समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू, जिसको बहुत आसानी से कर सकें। ठीक है, तो उसको कह रहे हैं पीस ऑफ केक, मतलब है बहुत आसान काम। ठीक है, बहुत आसान काम। तो बहुत आसान काम क्या होता है? मुझे लगता है कि पढ़ना सबसे आसान काम है। आराम से किसी शांत जगह पर बैठकर, किसी छाया वाली जगह पर बैठकर, सुकून वाली जगह पर बैठकर आप पढ़ेंगे, पढ़ना सबसे आसान काम है। जरूर करना आप, उससे ज्ञान वर्धन भी होगा। तो उसको कहेंगे अ पीस ऑफ केक। याद रखेंगे 2024 के CHSL में पूछे गए हैं ये सारे, 2024 के CHSL में पूछे गए हैं, SSC ने पूछे हैं। चलिए चेंज करते हैं, टोटल 10 होंगे संभवतः ये। अंडर द वेदर, अब देखो ये तो और भी आसान है। अंडर द वेदर, वो कह रहा है अंडर द वेदर मीन्स टू फील सिक और अनवेल। एक बड़ा अच्छा सिस्टम है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब है, एक फ्रेज है, अंडर द वेदर मीन्स टू फील सिक। यदि हम बीमार महसूस करते हैं तो उसको बोलते हैं, क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है अंडर द वेदर मीन्स, द फ्रेज अंडर द वेदर मीन्स टू फील सिक, बीमार महसूस करना और ठीक महसूस ना करना। सीधी भाषा में कहें आप इसको, बीमार महसूस करना। ठीक है, ये लिखा ना, फील सिक, सिक का मतलब होता है बीमार, अनवेल यानी ज्यादा बीमार नहीं, लेकिन हाँ बीमार महसूस करना मतलब होता है बीमार या अस्वस्थ महसूस करना, ऐसा लिखा हुआ है अंडर द वेदर। तो वैसे भी नेगेटिव पार्ट आ रहा है अंडर द वेदर। शी इज फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, यानी वह आज बीमार महसूस कर रही है। आप मीनिंग से, और जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल लिखते हैं, तो हमने क्या लिखा? शी इज फीलिंग अंडर द वेदर। वेदर की स्पेलिंग देख लीजिएगा, शी इज फीलिंग अंडर द वेदर और उसने लिखा टुडे। ऐसे एग्जाम्पल आप नोट कर लिया करो, आसान होगा। और फील अंडर द, देखो अंडर द वेदर का मतलब होता है शिक, ठीक है, या इल या अनवेल। ठीक है, बीमार महसूस करना, तो ऐसे सीख लिया करो। चलो और देखो आप, देखो क्या लिखा है, बहुत आसानी से समझेंगे आप। एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स, मतलब है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है एक युवा व्यक्ति जो परिपक्व और समझदार होता है, यानी कहने का मतलब कम उम्र में समझदार हो जाना। इसको यदि हम सीधा कहें तो इसको हम कह सकते हैं, समझने लायक है वो, इसका मतलब है कम उम्र में समझदार होना। ठीक है, यानी उम्र कम है लेकिन समझदार होना, तो उसको बोलते हैं ओल्ड हैड ऑन यंग सोल्जर्स। ठीक है, कम उम्र में समझदार होना लिखा है। द फ्रेज एन ओल्ड हैड ऑन यंग सोल्जर मीन्स अ यंग पर्सन हु इज मैच्योर एंड वाइज। एक जवान व्यक्ति है जो कि मैच्योर है और क्या है? बुद्धिमान है। लिखा है एक युवा व्यक्ति जो परिपक्व और समझदार होता है। डेस्पाइट हिज एज, उसकी उम्र के बावजूद, ही शोज एन ओल्ड हैड ऑन यंग सोल्जर्स, यानी अपनी उम्र के बावजूद, यानी उम्र कम है, वह परिपक्व और समझदार दिखता है। इसका मतलब है ये, एन ओल्ड हैड ऑन यंग सोल्जर्स। राइट, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे, ये इडियम्स का नंबर 9 है। 10 क्वेश्चन करेंगे, यानी 10 इडियम्स कर रहे हैं हम, एक और करेंगे इसके बाद फिर आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, आप जरूर हमारे प्लेलिस्ट पर जाके इसको देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, एक और करने वाले हैं। तो समझ में आया? वैसे भी ये मीनिंग बता रहा है, बहुत आसान है। एक और लास्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो क्या लिख रहा है, ये भी आपको समझ में, वैसे ही समझ में आ गया। अब विल्ड गूज, देखो गूज का मतलब समझो, GOOSE, गूज। गूज का मतलब होता है हंस। ठीक है, क्या होता है? हंस। तो उसने कहा अब वाइल्ड गूज चेज, चेज का मतलब किसी चीज का पीछा करना,
तो वो कह रहा है कि जंगली हंस का पीछा करना, यानी कैसे काम करना, असंभव चीज करना, बेबुनियादी और असंभव चीज का पीछा करना। कहने का मतलब यह है उस दुर्लभ पुस्तक की खोज एक बेबुनियादी प्रयास था। यानी कहने का मतलब है बिना मतलब का प्रयास करना। ठीक है, उसने लिखा ना, होपलेस परसूट ऑफ समथिंग अनअटेनेबल। ठीक है, फटाइल यानी व्यर्थ होना, सीधी चीज है, व्यर्थ काम करना। क्या करना? फटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, व्यर्थ कार्य करना, सीधी भाषा में कहा जाए। अब विल्ड गूज चीज का मतलब होता है विल्ड गूज चेज, चेज का मतलब पीछा, गूज मतलब हंस। तो वो कह रहा है कि अनावर्थक बिना मतलब का प्रयास करना, असंभव चीज का पीछा करना, असंभव चीजों के पीछे भागना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं विल्ड गूज चेज। पेपर में आया हुआ है CHSL में, तो इसको आप सीखना आप। ठीक है, धीरे धीरे हम आपका वोकैब सेक्शन को कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल आपको फिर से आपको 10 और भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।